नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक पद परिचय। तो जिसमें हम अपने लास्ट 2 सेशन से इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं और इसमें मैंने अभी तक आपको बता दिया कि पद परिचय किसे कहते हैं और पद परिचय को देने के लिए आवश्यक पहलू क्या है, यानी कि कौन-कौन सी चीजें हैं कि आपको किसी भी पद का जब परिचय देना होता है, किसी भी वाक्य में प्रयुक्त पद का पूर्ण व्याकरणिक परिचय देना होता है, तो आपको किन-किन चीजों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले हमने लास्ट सेशन में संज्ञा शब्द का पद परिचय जानना सीखा और उसके बाद हम सीख रहे हैं यहाँ पर सर्वनाम शब्द का पद परिचय किस तरह से दिया जाएगा। तो देखिए, सर्वनाम शब्द का यदि आप पद परिचय दे रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन सा है, क्योंकि आपके लिए शब्द आ सकता है, प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम शब्द छांटकर उसका पद परिचय दीजिए। तो जहां पर सर्वनाम शब्द होगा वो आपने पहले अलग छांटना होगा, तो उसके लिए आपको सर्वनाम की परिभाषा पता होनी चाहिए कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और उसके बाद उसके भेद कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, यानी कि आपको पूर्ण व्याकरणिक परिचय देना है तो ये सर्वनाम का कौन सा भेद है। ठीक है, तो सर्वनाम के सारे भेद और उसके बाद लिंग, उसके बाद वचन, उसके बाद आपका यहाँ पर कारक और जो क्रिया है उसके साथ संबंध। तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें क्लियर करनी होती हैं। तो लास्ट सेशन में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, सर्वनाम के 6 भेदों को डिस्कस कर रहे थे, यानी कि मैं रिवाइज करवा रही थी आपको और यही चीज मैंने आपको होमवर्क में भी दी थी। तो इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा है यहाँ पर पद परिचय। ठीक है, पद परिचय में सबसे पहले क्या है पद परिचय, पद किसे कहते हैं ये पढ़ लिया। पद की परिभाषा यानी हमने पढ़ ली कि वाक्यों में प्रयुक्त शब्द जो है पद कहलाता है और इन पदों का पूर्ण परिचय देना, व्याकरणिक परिचय देना, अर्थात उनकी स्थिति बताना, उनका लिंग, उनका वचन, उनका कारक, उनका भेद बताना और अन्य पदों के साथ उनका संबंध बताना पद परिचय कहलाता है। तो इस तरह से पद परिचय की परिभाषा हमने पढ़ी और साथ में पद परिचय के आवश्यक पहलू। तो पद परिचय के आवश्यक पहलू जो हैं उसमें सबसे पहले हमने यहाँ पर संज्ञा शब्द का पद परिचय जानना सीखा कि संज्ञा शब्द का जो पद परिचय है वो हम किस तरह से देते हैं। तो ये आप सभी को क्लियर हो गया है। लास्ट सेशन में मैंने आपको इससे रिलेटेड एक होमवर्क भी दिया था जो आपने अच्छे से किया भी था। तो ये हमारा यहाँ पर संज्ञा शब्द से संबंधित पद परिचय क्लियर था और उसके बाद हमने शुरू किया था सर्वनाम शब्द का पद परिचय। ठीक है, तो सर्वनाम शब्द का पद परिचय देने के लिए मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या बताया था, सर्वनाम के अलग अलग भेद यहाँ पर बताए थे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, क्योंकि जब तक आपको सर्वनाम के भेद क्लियर नहीं होंगे तब तक आप सर्वनाम शब्द का पद परिचय नहीं दे सकते। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको सर्वनाम के 6 भेदों के बारे में बताया था। ठीक है, तो क्या करना है इसमें भी वही सारी चीजें करनी है, यानी कि सर्वनाम के भेद और उसका पुरुष, यानी कि वो प्रथम पुरुष है, उत्तम पुरुष है और उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है। ठीक है, तो ये किस में आता है, पहला जो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके अंतर्गत ये आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। और भेद बताना है, यानी कि यदि पुरुषवाचक है तो पुरुषवाचक और पुरुषवाचक में कौन सा भेद है वो आपने बताना है। ठीक है, उसके बाद स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लिंग बताना है यहाँ पर कि वह स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, उसके बाद आपने वचन बताना है कि एक वचन है या बहुवचन है। फिर उसके बाद आपने कारक बताना है कि कारक क्रिया के साथ कारक का क्या है या क्रिया के साथ उसके क्या संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए उदाहरण के लिए हमने क्या दिया है, वह पत्र लिखता है। ठीक है, क्या दिया है हमने, वह पत्र लिखता है। जो आपका ये वाक्य है वह पत्र लिखता है, अब इसमें हमने
कहा कि हमें सर्वनाम शब्द का पद परिचय देना है। क्या देना है? सर्वनाम शब्द का पद परिचय। तो अब देखिए यहां पर अगर मैं कहूं महेश या गीता या मीरा, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? संज्ञा शब्द है। ये सारे क्या है? संज्ञा शब्द है। महेश, गीता, मीरा, ठीक है, राकेश, सूरज, रवि पत्र लिखता है, रवि पत्र लिखता है, महेश पत्र लिखता है, गीता पत्र लिखती है, मीरा पत्र लिखती है। अगर इस तरह के वाक्य हैं तो ये आपका संज्ञा है। लेकिन अब हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, वह पत्र लिखता है, यानी कि संज्ञा के स्थान पर हमने क्या प्रयोग किया है? एक सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है, जो कि है वह। ठीक है, तो अब ये वह क्या है? यहाँ पर आप उदाहरण के लिए हमने दिया वह पत्र लिखता है, तो वह शब्द आप सबसे पहले बताएंगे कि ये कौन सा सर्वनाम है। तो मैंने क्या बताया था कि जो सर्वनाम होता है उसमें जो पहला भेद है सर्वनाम का, पुरुषवाचक सर्वनाम, उसमें 3 तरह के सर्वनाम शब्द प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से? पहले वक्ता के लिए यानी कि बोलने वाले व्यक्ति के लिए, दूसरा श्रोता के लिए यानी कि सुनने वाले व्यक्ति के लिए, और तीसरा उसके लिए जो कि जिसके बारे में बात की जा रही हो यानी कि अन्य तीसरे के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद बताए थे, जिसमें हमने कहा प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो जो उत्तम पुरुष होता है वो वक्ता के लिए यानी कि बोलने वाले व्यक्ति के लिए, और जो मध्यम पुरुष होता है वो श्रोता के लिए यानी कि सुनने वाले व्यक्ति के लिए, और जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वो उसके लिए होता है जिसके बारे में बात की जा रही हो। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि वह पत्र लिखता है, ठीक है, वह पत्र लिखता है, यानी कि ये आपका किसी अन्य के बारे में बात की जा रही है, तो इसीलिए ये क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आप यहाँ पर देखेंगे इसका जो एक तरह से जैसा हमारा कर्ता होता है, क्रिया जो है उसी के आधार पर होती है, ठीक है। तो आप देखेंगे वह पत्र लिखता है, अगर यहाँ पर होता वह पत्र लिखती है, ठीक है, तो आप इसको क्या कहते? इसको आप स्त्रीलिंग शब्द कहते, ठीक है। ये सर्वनाम शब्द जो है इसको आप कहते कि ये स्त्रीलिंग है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है वह पत्र लिखता है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है वह पत्र लिखता है, तो हमें यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। एक ही है, लिखता है। अगर यहाँ पर शब्द होता लिखते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता आपका? बहुवचन होता, लेकिन यहाँ पर है लिखता है, तो ये है आपका एक वचन, ठीक है। और दूसरा वह पत्र लिखता है, तो ये क्या हो गया आपका? कर्ता कारक, ठीक है, ये क्या है आपका? कर्ता कारक है। उसके बाद लिखता है, अर्थात यानी कि क्रिया जो है वो कर्ता के आधार पर लिखी गई है, तो क्रिया का किसके साथ संबंध है? कर्ता के साथ संबंध है। समझ आया आप सभी को? समझ आया? समझ आया यहाँ पर? अब देखिए मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देती हूँ, दूसरे एग्जाम्पल को भी लिखिए। मैं जनकपुरी में रहती हूँ। मैं जनकपुरी में रहती हूँ। अब इसमें आपको पद परिचय देना है सर्वनाम शब्द का। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर बताएंगे कि सर्वनाम शब्द है क्या इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द क्या है? मैं, ठीक है, मैं जनकपुरी में रहती हूँ। तो सर्वनाम शब्द का पद परिचय देना है। अब देखिए यहाँ पर मैं जनकपुरी में रहती हूँ, मैं स्वयं बात कर रही हूँ कि मैं जनकपुरी में रहती हूँ, ठीक है। तो जो मैं शब्द है वो क्या है? कौन है? मैं खुद कह रही हूँ, यानी कि मैं क्या हूँ? वक्ता हूँ। क्या हूँ?
वक्ता यानी कि बोलने वाला व्यक्ति। तो जो शब्द बोलने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका उत्तम पुरुष वाचक। ठीक है, वो क्या होता है, उत्तम पुरुष वाचक। तो यहां पर मैं जनकपुरी में रहती हूं, सर्वनाम है मैं और उसका भेद है उत्तम पुरुष वाचक, और साथ ही उसके बाद आप बताएंगे लिंग। ठीक है, तो लिंग क्या है, रहती हूं। ठीक है, रहती हूं। अगर यहाँ पर होता मैं जनकपुरी में रहता हूं तो ये होता आपका पुल्लिंग, लेकिन शब्द है, क्रिया है रहती हूं, तो ये क्या है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, उसके बाद आप बताएंगे वचन। तो वचन क्या है, मैं जनकपुरी में रहती हूं, मैं यानी कि एक व्यक्ति, तो ये क्या होगा आपका एक वचन शब्द। और रहती हूं जो है वो क्या है, क्रिया का कर्ता के साथ संबंध बता रहा है, रहती हूं। ठीक है, उसी से हमें पता चल रहा है कि क्रिया स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो क्रिया का कर्ता के साथ संबंध। ठीक है, और यहाँ पर एक जो कारक है वो भी दिया गया है, वो क्या है, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक किसमें है, जनकपुरी में। अब देखिए आपको इसके लिए ना कारक भी पढ़ने होंगे। ये जो आपका टॉपिक है बिल्कुल एक अलग टॉपिक है कारक, तो इसको भी हम पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और उसी से ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने कहा सर्वनाम का भेद सबसे पहले बताएंगे, तो सर्वनाम के भेद में आप कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें आप कहेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद आप लिंग बताएंगे स्त्रीलिंग, उसके बाद आप वचन बताएंगे एक वचन, उसके बाद आप कारक बताएंगे, तो आप कारक क्या कहेंगे, अधिकरण कारक। कारक किसको कारक क्या कहेंगे, अधिकरण कारक, यानी कि मैं जनकपुरी में रहता हूं। अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है मैं और पर। ठीक है, मैं और पर, तो जहां पर मैं और पर का यूज होगा ना वो आपका क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। ठीक है, जैसे कर्ता का, ठीक है, कर्म के इस तरह से संप्रदान के लिए, तो ये पूरा आपका कारक जो है उसमें आपको ये सारी चीजें समझ आएंगी। तो अधिकरण क्या, कारक किसे कहते हैं या कारक किसे कहते हैं, हम अपना एक अलग सा टॉपिक लेंगे। तो ये क्लियर हुआ आप सभी को, तो इसको आप होमवर्क में लिख लीजिए, मैं जनकपुरी में रहती हूँ। इस वाले टॉपिक को आप होमवर्क में लिख लीजिए, ये आपने होमवर्क में लिखना है, मैं जनकपुरी में रहती हूँ, और इसका आपने पूर्ण व्याकरणिक परिचय देना है, किसका, सर्वनाम शब्द का। ठीक है, ये मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तीसरा है विशेषण। ठीक है, विशेषण शब्द का आपने पद परिचय देना है। अब देखिए विशेषण शब्द का आप पद परिचय देने के लिए क्या करेंगे, जो चीजें आपने संज्ञा में की हैं, जो आपने सर्वनाम में की हैं, वही आप विशेषण में भी करेंगे जब आप विशेषण का पद परिचय देंगे। यानी कि इसके लिए भी आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि वाक्य में विशेषण शब्द क्या है, कौन सा शब्द विशेषण है। ठीक है, और उसके बाद आपको पता होना चाहिए उसके भेद। ठीक है, कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं, वैसे विशेषण किसे कहते हैं, देखिए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने बता दिया। जैसे मैं यहाँ पर कहूंगी चाय में थोड़ी चीनी डाल दो, और ये चीजें भी मैंने बहुत अच्छे से क्लियर की है। ये टॉपिक मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर किया है जब मैंने आपको शब्दों का व्याकरणिक विवेचन के आधार पर वर्गीकरण पढ़ाया था। शब्दों का जब मैंने आपको व्याकरणिक विवेचन के आधार पर वर्गीकरण पढ़ाया था, उसमें मैंने विकारी शब्दों के अंतर्गत आपको चारों टॉपिक, संज्ञा भी, सर्वनाम भी और विशेषण और क्रिया, ये चारों चीजें मैंने क्लियर करवाई है आपको। चारों टॉपिक आपके क्लियर हैं।
ठीक है ना। तो इसको आप घर पर एक बार रिवाइज करें इन चारों को, क्योंकि जब तक आपको ये अच्छे से याद नहीं होंगे तब तक आप पद परिचय नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो अब हम विशेषण की बात करते हैं। तो विशेषण में भी आपने वही करना है, सबसे पहले विशेषण शब्द छांटेंगे, उसके बाद उसके भेद बताएंगे, फिर उसके बाद लिंग बताएंगे। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर हर जगह ये क्यों दिया गया है, क्योंकि विशेषण भी आपका कैसा शब्द है, विकारी शब्द है। विकारी यानी कि ये क्या होता है, आपका लिंग वचन पुरुष के आधार पर चेंज हो जाता है। अगर बॉय के लिए, अगर लड़के के लिए प्रयोग किया जाए, ठीक है, अगर मैं कहूं मोहन अच्छा लड़का है, ठीक है, मोहन अच्छा लड़का है, और वहीं पर अगर मैं शब्द प्रयोग करूं गीता, ठीक है, तो ये गीता यानी कि स्त्रीलिंग के आधार पर अपने आप को भी चेंज कर देगा और ये क्या हो जाएगा, अच्छी। और ये वचन के आधार पर भी, ठीक है, अच्छे, अच्छे बच्चे बनो, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये अपने आप को परिवर्तित कर देता है लिंग वचन और पुरुष के आधार पर। तो आपने देखा कि यहाँ पर विकारी शब्दों के अंतर्गत ये आता है, तो इसीलिए इसमें भी इसका लिंग दिया गया है कि आपको लिंग पता करना है। तो साथ ही वचन, फिर एक वचन है या बहुवचन, उसके बाद विशेष अवस्था, यानी कि यहाँ पर आपको एक चीज और बतानी है। वो क्या बतानी है कि इसका विशेष क्या है, यानी कि विशेष क्या होता है, विशेष क्या होता है, विशेष और विशेषण में क्या अंतर है, विशेष और विशेषण, विशेष और विशेषण में क्या अंतर है, कौन बताएगा। देखिए विशेष होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता, जिसकी विशेषता बताई जाती है, और विशेषण क्या होता है, जो विशेषता बताई जाती है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जैसे कोई बहुत ज्यादा जिसको क्रोध आता है, तो वो उसकी विशेषता है कि वो कैसा इंसान है, बहुत ज्यादा क्रोधी है। ठीक है, कोई इंसान होता है कि बहुत चतुर होता है, तो वो उसकी विशेषता है कि वो चतुर है। ठीक है, कोई होता है कि जैसे विशेषण हर तरह से। अब विशेषण की परिभाषा आप क्या बताएंगे, विशेषण क्या होता है, आप अभी जब विशेषण के भेद पढ़ेंगे तो उसमें आप क्या पढ़ेंगे कि गुण, रंग, आकार, ठीक है, अवस्था, ये सारी चीजें विशेषण के अंदर आती हैं। ठीक है, कोई हाइट में बहुत छोटा है तो वो क्या है, वो विशेषण है, वो उसकी विशेषता है कि वो हाइट में छोटा है। कोई बहुत ज्यादा लंबा है तो वो उसकी विशेषता है। कोई बहुत ज्यादा पतला है, ठीक है, तो वो उसकी विशेषता है। तो सारी चीजें क्या है, ये विशेषण और विशेष। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष है। तो यहाँ पर आपने विशेष अवस्था का भी वर्णन करना है, यानी कि आपने बताना है कि विशेष क्या है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं एक बार। एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखिए, यहाँ पर दिया गया है। और अब यहाँ पर देखिए उदाहरण तो मैं यहाँ पर फिर से बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको विशेषण के भेद पता होने चाहिए। तो देखिए लास्ट सेशन में जिस तरह से मैंने आपको सर्वनाम के 6 भेद क्लियर किए थे, अब यहाँ पर हम एक बार विशेषण के भेद देख लेते हैं कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो विशेषण के 4 भेद। अब देखिए तभी तो आप भेद क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, जब आपको पता होंगे भेद, तभी आप पूर्ण रूप से व्याकरणिक परिचय दे पाएंगे। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, नोट कर लीजिए। गुणवाचक, ठीक है, गुणवाचक विशेषण। दूसरा है आपका यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है आपका परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। अब परिमाण क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा।
ठीक है। उसके बाद हमारा नंबर 4 आता है सर्वनामिक, सर्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। ठीक है। अब देखिए जो गुणवाचक विशेषण है तो आप कैसे पहचानेंगे, किसी भी शब्द का पद परिचय आप कैसे देंगे, जब आपको पता होगा कि ये कौन सा विशेषण है। ठीक है, ये विशेषण शब्द है लेकिन कौन सा है, तभी तो आप पूर्ण व्याकरणिक परिचय दे पाएंगे। ठीक है, तो गुणवाचक, अब गुण का क्या अर्थ होता है, गुण का अर्थ यानी कि किसी भी व्यक्ति के गुण। ठीक है, दोष, ठीक है, दोष भी इसी के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद रंग, जैसे हम कहते हैं ना सेब लाल रंग का है। रूप, आकार, ठीक है, रंग रूप आकार, स्थान या अवस्था। ठीक है, अवस्था या दशा, अवस्था भी लिख लीजिए यहां पर, अवस्था। तो जिसमें हम किसी भी चीज के किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के, ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम विशेषण विशेषता किसकी बता रहे हैं, संज्ञा या सर्वनाम। तो संज्ञा या सर्वनाम आपका क्या हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, स्थान हो सकता है, प्राणी या तो हो सकता है, भाव हो सकता है, कोई भी। तो हमने कहा कि गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था का विशेष के बारे में जो बताते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूं अर्जुन बहुत वीर था, अर्जुन बहुत वीर था। ठीक है, और उसका कोट काला है, सेब लाल है, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। जैसे यहाँ पर देखिए स्थान भी दिया है ना, तो जहां पर अगर ये आपको वाक्य आ जाता है भारतीय शब्द का पद परिचय दीजिए, तो आपको क्या करना है, आप क्या बताएंगे कि ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा दिया संख्यावाचक विशेषण। साफ पता चल रहा है कि जब किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का जहां पर बोध होता है, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध जहां पर होता है उसे हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। जैसे मैंने कह दिया 10 रुपए, ठीक है, 10 रुपए। अब जो 10 रुपए शब्द है, इसमें जो रुपए शब्द है ये क्या है आपका संख्यावाचक विशेषण है। साथ ही अगर मैं यहाँ पर कह दूं कि कुछ लोग, ठीक है, अगर मैं कहूं कुछ लोग, जो कुछ लोग है वो कुछ भी आपका संख्यावाचक विशेषण है। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा, लेकिन जिन बच्चों ने टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है, विशेषण टॉपिक को, उनको बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि इसमें यहाँ पर कुछ जो है इसके आधार पर संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है। एक निश्चित संख्यावाचक, जैसे मैंने कह दिया 10 रुपए, और जैसे यहाँ पर मैंने कह दिया कुछ। ठीक है, कुछ लोग। ठीक है, तो कुछ में हमें क्या है, संख्या फिक्स नहीं है, नंबर हमें क्लियर नहीं है, तो इसको हमने कह दिया अनिश्चित संख्यावाचक। तो ध्यान दीजिएगा जहां पर नंबर्स आएंगे, क्लियर नंबर्स आएंगे, वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जहां पर नंबर्स आपको क्लियर नहीं होंगे वो अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, अब यहां पर अगला देखिए, मैंने कहा परिमाणवाचक। परिमाण का अर्थ मैंने आपको बताया मात्रा, ठीक है, दूसरा माप तोल, ठीक है, मात्रा या माप या तोल, ठीक है, माप या तोल। अब देखिए ये इसके अंदर जितने भी शब्द आते हैं ये आपके होते हैं परिमाण। ठीक है, परिमाण का अर्थ भी मात्रा ही होता है, तो मात्रा, माप, तोल इसके अंदर आता है। और इसमें भी आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा कि इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है। अगर मैं कहूं 5 लीटर दूध, ठीक है, 5 लीटर दूध,
ठीक है, अगर मैंने ये कह दिया 5 लीटर दूध या 2 किलो चीनी, ठीक है, 2 किलो चीनी, तो अब यहाँ पर जो इस तरह के आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये संख्यावाचक नहीं है। ठीक है, अगर 5 शब्द आता है तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये संख्यावाचक है, या यहाँ पर 2 किलो आता है तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये संख्यावाचक है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका परिमाणवाचक है, ये मात्रा बता रहा है कि 2 किलो चीनी 5 लीटर, क्योंकि इसके आगे आपका क्या लग गया है, लीटर, किलो। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, परिमाण बता रहा है, मात्रा बता रहा है। ठीक है, अब अगर मैंने आपको कह दिया 5 लीटर दूध या 2 किलो चीनी, तो आपको फिक्स है, कंफर्म है, मात्रा परिमाण आपको निश्चित है। लेकिन अगर मैं कहूं थोड़ा जल, थोड़ा जल या बहुत बहुत पानी या कुछ इस तरह का शब्द, ठीक है, थोड़ा जल या बहुत पानी, तो देखिए तो इस तरह से अब आप यहाँ पर देखेंगे ये भी परिमाण है, थोड़ा और बहुत, ये भी परिमाण है, लेकिन ये कैसा परिमाण है, ये फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है। मैंने कह दिया थोड़ा जल, अब वो 1 लीटर है या 2 लीटर है या आधा ग्लास है, कंफर्म नहीं है मात्रा। बहुत सारा पानी या बहुत सारा ऑयल, ठीक है, तो अब ये कंफर्म नहीं है कि कितना है, निश्चित नहीं है कि हमें कितना है। ठीक है, थोड़ा जल, बहुत पानी या थोड़ा सा तो इस तरह से ये आपका, इसको भी 2 भागों में बांटा गया, एक निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। जहां पर आपको इस तरह के शब्द दिखाई दे तो वहां पर आप कहेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और जहां पर आपको निश्चित आपको मात्रा दिखाई दे वहां पर कहेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद सर्व विशेषण का चौथा आपका भेद आता है, वो आपका आता है सर्वनामिक विशेषण। अब ये देखिए सर्वनामिक विशेषण क्या होता है, ठीक है, अब सर्वनामिक विशेषण क्या होता है कि बहुत सारे शब्द, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम कई बार ना विशेषण की तरह कर देते हैं। कैसे करते हैं विशेषण की तरह से, जैसे अब मैंने कहा, एक तो मैंने पहले कह दिया कि घोड़ा तेज दौड़ता है, ठीक है, घोड़ा तेज दौड़ता है। अब ये तो कह दिया, ये सिंपल सा सेंटेंस है, घोड़ा तेज दौड़ता है, लेकिन अगर मैं किसी घोड़े की तरफ इशारा करके कहूं, ठीक है, कि वह घोड़ा तेज दौड़ता है, तो यहां पर जो ये वह शब्द है, ये यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण की तरह प्रयोग हो रहा है। यानी कि हम किसी एक घोड़े की विशेषता बता रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वह घोड़ा तेज दौड़ता है। अब देखिए यह क्या समझ में आ रहा है आपको यहाँ पर, कि जो भी इस टाइप के विशेषण होते हैं, इस टाइप के सर्वनाम शब्द होते हैं, वो हमेशा संज्ञा शब्द से पहले प्रयोग किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो विशेषण वाले सर्वनाम शब्द होते हैं वो संज्ञा शब्द से पहले प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हमने कहा घोड़ा, उससे पहले प्रयोग किया कि वह घोड़ा, ठीक है। इसी तरह से इस शेर को पिंजरे से निकाल दो, इस शेर को पिंजरे से निकाल दो, इस शेर को पिंजरे से निकाल दो। अब देखिए मैंने कहा कि ये क्या होते हैं, ये संज्ञा से पहले आते हैं, ठीक है। शेर को पिंजरे से निकाल दो कॉमन सा वाक्य है, कॉमन सा शब्द है, सामान्य सा। अब इसको अगर मैंने कह दिया इस शेर को, तो ये मैंने शेर से पहले प्रयोग किया है, तो ये आपका क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। यानी कि वास्तव में तो सर्वनाम है, परंतु संज्ञा के साथ जब इनका प्रयोग किया जा रहा है तो ये विशेषणों की भांति प्रयोग हो रहे हैं और ये संज्ञा शब्दों की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसीलिए ये सर्वनामिक विशेषण है। क्लियर हुआ? तो विशेषण के 4 भेद यहाँ पर आपको क्लियर करवा दिए मैंने, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक और सर्वनामिक।
जिसमें हमने इन दोनों का भी आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया कि संख्यावाचक में भी दो तरह के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, और परिमाणवाचक में भी दो तरह के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इस तरह से आपको 6 चीजों को यहाँ पर याद करना है और उसी के आधार पर आपको जो भी शब्द दिया जाएगा उसका आपने पद परिचय देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, यह छात्र बहुत चतुर है। यह छात्र बहुत चतुर है। अब देखिए बहुत चतुर, विशेषण शब्द क्या है? चतुर। तो देखिए चतुर शब्द को हम लेंगे और फिर हम बताएंगे कि चतुर शब्द क्या है, उसका भेद बताएंगे। तो क्या है ये? गुणवाचक विशेषण। क्योंकि मैंने यहाँ गुणवाचक विशेषण में क्या बताया था? किसी भी व्यक्ति के गुण, दोष, अवस्था, आकार, दशा, स्थिति, ठीक है, स्थान आदि का जब बोध होता है तो वो गुणवाचक विशेषण होता है। तो क्लियर हो रहा है कि वो चतुर है। चतुर है यानी कि उसका गुण है ये, तो ये गुणवाचक विशेषण। अब देखिए वह छात्र बहुत चतुर है, तो हमें छात्र लिखा गया है, इसीलिए ये पुल्लिंग शब्द है। तो एक व्यक्ति, एक के लिए प्रयोग किया गया है, इसीलिए एक वचन है। और इसका विशेष क्या है? इसका विशेष क्या है? छात्र, यानी कि वो लड़का जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो इसका विशेष्य है। यानी कि आप लिखेंगे छात्र विशेष का विशेषण। ठीक है, क्या लिखेंगे? छात्र विशेष का विशेषण। तो ये आप सभी को क्लियर हुआ। चलिए एक शब्द यहाँ पर आप होमवर्क के लिए लिखिए, एक वाक्य, फटाफट एक वाक्य होमवर्क के लिए लिखेंगे। नोट डाउन कीजिए होमवर्क के लिए एक वाक्य। सुदीप, बिल्कुल सरल सा दे रही हूं। सुदीप बहुत मेहनती है। सुदीप बहुत मेहनती है। तो आपको यहाँ पर विशेषण शब्द का पद परिचय देना है। ठीक है, तो इस तरह से आज के लिए मैंने आपको 2 होमवर्क दे दिए हैं और इन दोनों को आपने करके लाना है। एक होमवर्क दिया है मैंने जो आपका सर्वनाम से संबंधित विशेषण जो पद परिचय है, और दूसरा मैंने आपको दिया है विशेषण से संबंधित पद परिचय। तो यहाँ पर इन दोनों को आप होमवर्क में करके लाएंगे। सुदीप बहुत मेहनती है, इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर सर्वनाम शब्दों का और साथ ही विशेषण शब्दों का पद परिचय किस तरह से निकाला जाता है, किस तरह से पद परिचय देते हैं, वो हमने यहाँ पर सीखा। और जो कुछ भी मैंने होमवर्क में दिया है उसे पढ़कर आए, और साथ ही जो नेक्स्ट हमारा हम पढ़ने जाएंगे इसके बाद क्रिया शब्दों का पद परिचय। तो उसके लिए घर से एक बार जो क्रिया शब्द हैं, यानी कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं, ये सारी चीजें आप घर से एक बार पढ़कर आए। तो बाकी कोई भी डाउट हो तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।